नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपनी यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट ऑनलाइन सीटेट 2022-23 सीडीपी मैराथन ये तीसरी मैराथन क्लास है जो कि आपके लिए 30 में से 30 पक्का दिलाएंगे। यहीं से आएंगे पेपर में प्रश्न। दोस्तों इसे क्लास को फॉलो जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेंशन किया है मेरे 9970191224 पर नोट्स लिखकर भेज दीजिएगा दोस्तों, जो कि आपके लिए होने वाले ऑनलाइन एग्जाम 2022-23 में और सीटेट 22-23 और केबीएस में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। केबीएस में दोस्तों अगर आप मेरी मैराथन देखते हैं तो केबीएस में आपके लिए 60 आउट ऑफ कम से कम 57 आएंगे आपके। 57 कम से कम 57 आएंगे आपके। तो दोस्तों इसे देखिएगा जरूर। आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों अपने दोस्तों के लिए अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल से अधिक संख्या में जुड़ें ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूं। दोस्तों इसी के साथ ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज का पहला प्रश्न थोड़े बड़े प्रश्न हैं, पेडागॉजिकल प्रश्न हैं जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सीटेट को ध्यान में रखते हुए प्रश्न लेकर आया हूं मैं। सीटेट को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का चुनाव किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सीटेट में भी रहेंगे और केबीएस में भी रहेंगे। किसमें? केबीएस 2023, सीटेट 22 और 23 में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 का कथन है ए, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने योग्य है। ये तो दोस्तों सही है, ए सही हो जाता है। आर तर्क देख लेते हैं इसका क्या है। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है, बिल्कुल गलत, नहीं बदला जा सकता। तो आर तो गलत हो गया, सही विकल्प चुने। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है, ए की गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, ए की। हमारा आर पूरा गलत ही है, आर हमारा गलत ही है। सी देखते हैं क्या है। ए सही लेकिन आर गलत, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे इनकी इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। दोस्तों इस तरह से होता है स्पाइरल। तो देखते हैं क्या है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक रूपता का सिद्धांत, गलत हो जाएगा। चक्रीय बढ़ोतरी, बिल्कुल स्पाइरल है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। सी और डी और देखते हैं, शायद इससे और अच्छा हो। एक दिशीय, गलत। विकास की सततहीनता, नहीं, ये भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह चक्रीय बढ़ोतरी को दर्शाता है। आइए अगला प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन, ये एक टीवी सीरियल आता था दोस्तों काफी समय पहले, पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। ये बच्चों के सामाजिकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। मीडिया, सहपाठियों, पास पड़ोस, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ये तो गलत हो जाएगा। पास पड़ोस भी नहीं और सहपाठियों भी नहीं। ये क्या है? ये मीडिया का माध्यम है। ये मीडिया का माध्यम है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। सीटेट 2022-23 में जो आएंगे दोस्तों, यहीं से पेपर में प्रश्न आएंगे, आप देखिएगा जरूर, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 4 है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना शामिल है। समूह बनाना शामिल है तो गलत हो जाता है। समूह तो बना ही नहीं सकते योग्यता के आधार पर हम। बी देख लेते हैं क्या है। इनमें व्यक्तिगत शिक्षण, वर्षांत परीक्षा और अंक के आधार पर छात्रों को रैंक देना, बिल्कुल गलत हो जाता है। बहुत ही गलत नेगेटिव प्रश्न है। अगर नॉट पूछा होता तो सही हो जाता ये, लेकिन यहाँ ये गलत है। सी देख लेते हैं। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। डी और देख लेते हैं क्या है। इनमें अवक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार सम्मिलित करते हैं, गलत। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा धैर्य बनाकर पढ़िएगा, थोड़ा समय ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या देखते हैं। प्याजे जीन ने, यानी कि जीन प्याजे होगा, ये गलत हो गया है, इधर हो गया है। जीन प्याजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? जीन प्याजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न नंबर 5 का जो है ए तो गलत हो जाता है। बी देख लेते हैं क्या है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यही सही है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सी और डी और देख लेते हैं शायद इससे भी अच्छा। संवेदीगामक, यहाँ तक तो सही है अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ तक भी सही है। औपचारिक नहीं होगी, यहाँ पर औपचारिक नहीं होगी, इसीलिए गलत हो गया। डी देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक कहाँ से आ जाएगा? संवेदीगामक अवस्था आएगी सबसे पहले, सेंसरी मोटर। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए सॉरी, रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे दोगुनी चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई। प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई?
प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई। बी देखते हैं क्या है। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हैं। 78 + 89 बराबर कितने हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का जो है सही उत्तर नहीं होगा डी, प्रथम विश्व युद्ध। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। और ये भी गलत हो जाएगा, रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और बी का संबंध क्या है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। दोस्तों एक सेकंड का समय लेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक पुनर्वलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। बिल्कुल सही है, सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल सही। सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही। भाषा बिल्कुल सही। नकारात्मक पुनर्वलन ये तो गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाता है 1 2 3। ए में नहीं है, ये गलत। बी में नहीं है, बी गलत। सी में 1 2 3 बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। प्रश्न नंबर 8 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है। पुनर्वलन, अनुबंधन, आदर्शीकरण, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर पुनर्वलन नहीं होगा, अनुबंधन ये भी नहीं, आदर्शीकरण ये भी नहीं। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ स्कैप फोल्डिंग। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है जहां बच्चा क्या है डैश है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। सी देख लेते हैं सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार हैं जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकारता है। डी देखते हैं क्या बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौम नियमों का पालन करता है। गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। 9 का बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया।
प्रश्न नंबर 10 है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया। देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। ये तो देखते हैं शायद सही है गलत। बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है। सी देखते हैं, बुद्धि एक वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर देख लेते हैं। बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य नंबर, ये भी गलत। बुद्धि 7 ये तो है ही नहीं। बुद्धि एक वर्गीय क्षमता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। बड़े प्रश्न हैं दोस्तों, आज प्योर सीटेट के प्रश्न हैं। आप देखिएगा जरूर और देखकर पेपर देने जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज डिस्कशन चल रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। बहुत से क्या है, बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। देखते हैं किस प्रकार वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप यानी फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करना नहीं। ये नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 का ये तो गलत हो जाता है। बी देख लेते हैं क्या है। उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। सही लग रहा है। तब भी सी डी और देख लेते हैं क्या है। उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। डी देखते हैं क्या, वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित नहीं। ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने ये कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा। पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आती है। देखते हैं क्या है। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बी.एफ. स्किनर, ये भी नहीं। जेरोम ब्रूनर, ये भी नहीं होगा। ए और बी में देख लीजिएगा क्या है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति है इनका, तो ये भी गलत हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। फिर एनईपी से प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। किस पर ध्यान देना है माली, नहीं पर ध्यान देना है। प्रश्न अपने आप सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए गलत है क्योंकि हमसे गलत पूछा है। बी देख लेते हैं क्या है।
NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? शायद भी हो सकता है। सी देख लेते हैं क्या है। NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत हो गया, हमसे गलत पूछा है। डी देखते हैं क्या। NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसीलिए सही है। NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत है, इसीलिए सही है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, क्या किसी कक्षा में प्रश्न नंबर 14 है, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? गलत है दोस्तों। आइए प्रश्न देखते हैं, उत्तर देखते हैं इसका क्या है। जी हाँ, ये विद्यार्थियों को अपने अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है। नहीं, गलत है दोस्तों, ये तो गलत है। प्रयोग में लानी चाहिए, प्रश्न नंबर 14 नहीं, ये गलत। जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका मानकीकरण करती हैं और समावेशी नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मानकीकरण करती हैं और समावेशी नहीं है, इसीलिए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सी डी और देख लेते हैं क्या है। जी हाँ, ये शब्दावली अध्यापक को विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में मदद करती है। नहीं, जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की जरूरत है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषाई। दोस्तों प्रश्न नंबर 15, एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? क्षेत्रीय, बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक, ये भी सही है। आर्थिक, ये भी सही है। भाषीय, ये भी सही है। दोस्तों यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक रही है, तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर जो होगा दोस्तों ए, बी, सी और डी। ई हम अपने तरफ से लगा लेते हैं, क्या है यहाँ लिख लेते हैं उपयुक्त ए, बी, सी और डी, यह सही है दोस्तों। तो ए, बी, सी, डी सही है। प्रश्न नंबर 15 के सभी आंसर हमारे सही हैं। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पुनः फिर बड़ा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा में एक विद्यार्थी का स्तर होता है।
मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? गति समन्वय वैफल, गुणज वैफल, नहीं, ये तो डिस्कैलकुलिया है, ये गणित संबंधी है। किस संबंधी है? ये गणित संबंधी विकार है, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। पठन वैफल, डिसलेक्सिया हो सकता है। लेखन, ये ग्राफ से संबंधित है, ये ग्राफ से संबंधित, ये डिस्ग्राफिया, तो ये तो गलत हो गया। गति समन्वय वैफल, ये भी डिस्प्रेक्सिया, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, पठन वैफल, डिसलेक्सिया। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? देखते हैं क्या है। उनकी अवसारी सोच की क्षमता के आधार पर नहीं, गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का ये तो गलत हो जाएगा। समकक्षियों के बीच उनकी प्रसिद्धि को आंक कर, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी मौलिक सोच के आधार पर शायद सही हो सकता है। उनके सरल व प्रत्यास्मरण आधारित क्रियाकलापों के चुनाव के आधार पर, तो चुनाव के आधार पर डी भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उनकी मौलिक सोच के आधार पर। आइए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, स्वाधीनता, ऑटिज्म, ये तो गलत हो जाएगा। प्रतिभाशीलता, नहीं, ये भी नहीं। सृजनात्मकता, सृजनात्मक बच्चे की ये लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ही बचा, सी ही सही है। अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, ADHD, क्या है ये बच्चा है ADHD है बच्चा, ADHD है बच्चा। अवधान न्यूनता, अति सक्रियशीलता विकार। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? किस पर ध्यान देना है? नहीं पर ध्यान देना है हमारे लिए। किस पर ध्यान देना है? अनुकूल नहीं। पेन का थोड़ा के लीजिए दोस्तों, अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लचीले समूहों का गणन, विभेदित अनुदेशन, योग्यता आधारित समूहीकरण, पाठचर्या में यथोचित समायोजन। तो डी तो गलत हो जाता है, 19 का डी गलत हो जाता है। ये देखते हैं, लचीले समूह का गणन, ये भी गलत हो जाता है। विभेदी अनुदेशन, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये सही है, हमें नहीं पर ध्यान देना। योग्यता आधारित समूहीकरण। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? किस पर ध्यान देना है? हमें नहीं पर ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या है। उच्च स्तर का समर्पित भाव, बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत हो गया, जिसे हमसे नहीं पूछिए। स्वतंत्र रूप से काम करने को
प्राथमिकता, ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया। एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता, किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। एक निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। दोस्तों, ए सही है, इसीलिए गलत है, बी सही है, इसीलिए गलत है, और डी भी सही है, इसीलिए गलत है। एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन दोस्तों, लेकिन इंग्लिश वाली साइड में डी सही है दोस्तों। इंग्लिश वाली साइड डी सही है और हिंदी वाली साइड सी सही है। हिंदी वाली साइड सी सही है। प्रश्न नंबर 20 की हिंदी साइड सी सही है और इंग्लिश साइड डी सही है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? अध्यापक को, प्रश्न नंबर 21 है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए? कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण नहीं, ये तो गलत हो जाता है। सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा नहीं, ये भी गलत हो जाता है। बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार, ये भी गलत हो जाता है। अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 पुनः थोड़ा बड़ा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 है, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जब तक बच्चों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना नहीं, बिल्कुल गलत। प्रश्न नंबर 22 का ये तो गलत हो जाता है। रट्टा लगाने के लिए कहना, रट्टा शब्द फिर गलत आ गया, तो बी भी गलत हो जाता है। सी देख लेते हैं क्या है। 22 का क्या है, बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना शायद सही हो सकता है। तब भी डी और देखते हैं, बच्चों को अपने स्कीमा में संप्रत्यात्मक विकास करने पर इनाम देना नहीं, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 से प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। प्रश्न नंबर 23 प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, क्या समाहित है देखते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बिल्कुल सही। पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना, दूसरा भी बिल्कुल सही है। छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। कठोर कक्षा नियंत्रण का प्रबंधन
करना बिल्कुल गलत। तो प्रश्न नंबर 23 का सही हो जाएगा 1, 2 और 3। देख लेते हैं किसमें। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 ये तो गलत हो जाता है। 1, 2, 3, 4 गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका ये शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? रटना नहीं। खोज शिक्षण, अभिनव अन्वेषण और अनावृत शिक्षण। तो प्रश्न नंबर 24 का डी तो गलत हो जाता है। अभिनव अन्वेषण भी नहीं, खोज शिक्षण। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, किस संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय पर अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? स्मृति सहायक विधियां, खोजी विधियां, चित्रण आयोजक, कलन विधि। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 प्रश्न पढ़ते हैं। किस संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंत संबंधित अंतर संबंधित अंत संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? स्मृति सहायक विधियां गलत हो जाएगा। स्मृति सहायक विधियां गलत हो जाएगा। खोजी विधियां ये भी गलत हो जाएगा। कलन विधि भी गलत हो जाएगा। चित्रण आयोजक। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं ये दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है। क्या होना चाहिए? तंत्र, बच्चा, समुदाय, अभिभावक। डी तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का डी तो गलत हो जाएगा। समुदाय भी गलत हो जाएगा, बच्चा भी गलत हो जाएगा, तंत्र। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्र। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब वे क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है। नहीं। पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं क्या है। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। सही लग रहा है। डी तब भी देख लेते हैं। शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करते हैं। नहीं, डी भी गलत हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। ये दोस्तों कई बार सी टेट में आया है, सी टेट में भी आया है और यूपी टेट में भी आया है। यूपी टेट में भी आया है, केबीएस में भी आया है, केबीएस में भी आया है और एच टेट में भी आया है दोस्तों। ये एच टेट में भी आया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 जो है प्रश्न नंबर 28 है, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को
प्रोत्साहित करेगा। शर्म, शर्म तो कर नहीं सकती दोस्तों। डर, फिर अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित डर कैसे कर देगा। निराशा, निराशा भी नहीं करेगी। जिज्ञासा, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही है, जिज्ञासा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 थोड़ा सा बढ़ा देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कथन ए। प्रश्न नंबर 29 कथन ए, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, क्या है। कथन ए, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आर कारण देख लेते हैं, क्या है। सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही है, ए भी सही है और तर्क आर भी सही है। तर्क आर भी सही है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर देख लेते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही। अगला आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा समय बचाएगा ऐसे प्रश्न। अगर हमें आते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है प्रश्न नंबर 30 है सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है या बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। ऑप्शन नंबर बी है जो पुनरावृत्तीय और यांत्रिक हो। ऑप्शन नंबर सी है जो पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित हो। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चे द्वारा पूछताछ की अनुमति ना दे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, जो पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित हो, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। जो पुनरावृत्ति और यांत्रिक हो, बार बार रटना विद्या रोड मेमोराइजेशन भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ए की बचता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या बचता है, ऑप्शन नंबर ए जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला, ये 30 प्रश्न थे दोस्तों। कितने प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे। 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हुए क्लास देखने के बाद। और दोस्तों इसे देखिएगा जरूर, दोस्तों देखिएगा जरूर और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा चैनल संजय एकेडमी अधिक से अधिक सब्सक्राइब हो और हम आपके बीच बने रहें। दोस्तों थोड़ी हेल्प कीजिएगा ताकि हम आपके बीच बने रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आते रहें। तो दोस्तों अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आते रहें। दोस्तों आज की ये 30 प्रश्न थे मेरे। 30 में आपके कितने आए सही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इन 30 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अंत में आपसे ये कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें। आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑनलाइन एग्जाम
2022-23 सीटेट के लिए। तो दोस्तों देखिएगा ज़रूर और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से अधिक दोस्त जुड़ सकें और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संकलन करके लाते रहें। तो दोस्तों अंत में आपसे हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।